अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू इकोनॉमी इन फोकस। मैं हूं मोना आलम। बजट 2017-18 26 मई को यानी कि माह रमजान की आमद से ठीक पहले असेंबली में ऐलान इसका किया गया, जिसके बाद सूबों ने भी, चारों सूबों ने रिस्पेक्टिवली अपने बजट ऐलानात किए। पार्लियामान में भी हम देख रहे हैं कि इसके बाद से इसके ऑनवर्ड बजट पर बहस मुबाहिसा जारी रहा और अब तक हम देख रहे हैं कि ये ऑन गोइंग ही है एक तरह से। कल हमने फाइनली देखा कि नेशनल असेंबली में फाइनेंस बिल 2017 पास किया गया, जिसका मकसद है कि बजट प्रपोजल्स को कानूनी कवर मुहैया किया जाए और कुल जो इस बजट की, जैसे हमने इससे पहले भी जितने भी इसके ऊपर सेशंस किए हैं, ब्रेनस्टॉर्म किया है, उसके ऊपर ये बातें बताते चले हैं कि कुल जो इसकी मालियत है बजट की ₹4700 बिलियन की है। सूबों का शेयर बढ़ाया गया है 11.6%, 11.6% का इजाफा किया गया है सूबों के शेयर में। पिछले माह हमने देखा कि पिछले साल के मुकाबले में, और इवेंचुअली अगर अगले साल की बात की जाए तो जितने अहदाफ है सबसे इंपॉर्टेंट इसमें 6% का ग्रोथ रेट अचीव करना है। ये तमाम बजट प्रपोजल्स के जरिए जितने बजटरी इक़दाम हैं उनके जरिए क्या मुमकिन हो पाएगा या नहीं, दैट इज द बिगर क्वेश्चन। फाइनेंस मिनिस्टर इसहाक डार साहब ने भी ये बात की है कि ये रियलिस्टिक टारगेट रखा गया है, अचीवेबल टारगेट है, बिलखुसूस पर्टिकुलरली जो ग्रोथ रेट के टर्म्स में कहा जा रहा है। एनएससी को भी मुकम्मल इम्प्लीमेंट किया जाएगा, इस बात का भी इरादा किया है और इस बात का भी अज़म नजर आया है फाइनेंस मिनिस्टर इसहाक डार साहब के रिमार्क्स में कल। साथ ही हमने देखा कि अपोजिशन की अगर बात की जाए, उनको भी अकाउंट लिया जाए तो सेनेट के भी 75 जो बजट प्रपोजल्स थे उनको मंजूर किया गया है, एक्सेप्ट किया गया है टोटली और पार्शियली, और 147 जो तजावीज़ थी वो प्लानिंग डिवीजन को पॉजिटिव रिमार्क्स के साथ फॉरवर्ड की गई हैं। लिहाजा ये तमाम बातें तो अपनी जगह मौजूद है, लेकिन अल्टीमेटली अगर जिन टारगेट्स की और जिन अहदाफ की हम बात कर रहे हैं, अगले साल के लिए 6% का ग्रोथ रेट और उसके अगले साल के लिए जो हमारी मौजूदा आबादी को केटर करने के लिए जरूरी है, अशद कलीदी है 7% का ग्रोथ रेट, क्या मौजूदा इकदाम से पॉसिबल हो पाएगा या नहीं। सूबों का भी जो इसमें 18वीं तरमीम के बाद, डेवोल्यूशन के बाद जो एक कैरेक्टर है, रोल है, किरदार है, किस हद तक अदा किया जा रहा है, और अगर नहीं किया जा रहा तो उनके लिए क्या वजूहात है या क्या हर्डल्स है, कंस्ट्रक्टिव बात करने की कोशिश रहेगी मेरे मौजूद पैनलिस्ट के साथ। डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल ने हमारा आज डिस्कशन में साथ दिया है, चेयरमैन बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट, स्पेशल असिस्टेंट टू द प्राइम मिनिस्टर, लिहाजा हुकूमती नुमाइंदगी भी हमारे पैनल में करेंगे एंड सिंस ही इज अ पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट तो उनसे इकोनॉमिस्ट की भी जो टर्म्स में बात होगी वो रहेगी। डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी, सीनियर इकोनॉमिस्ट, आज हमारे साथ पैनल में तशरीफ फरमाए। आपका भी तज्जिया और तबसरा पूरी बात पे जरूरी होगा कि किस तरह से अल्टीमेटली ये तमाम चीजें हो सकती हैं और अभी जितना कुछ किया जा रहा है काफी है या नहीं है। सेनेटर ताज हैदर साहब ने हमें ज्वाइन किया ऑन द वे फ्रॉम इस्लामाबाद स्टूडियोज। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस की नुमाइंदगी हमारे साथ पैनल में कर रहे हैं। कल भी हमने देखा कि कुछ नाराजगियां नजर आई, लेकिन क्या वजूहात हैं और कंस्ट्रक्टिवली क्या किसी बात में, किसी प्रपोजल में इतना वजन है कि वहां पर हम अपने अहदाफ को, अपने टारगेट को, अपने जितने भी एम्स रखे गए हैं, ऑब्जेक्टिव रखे गए हैं मुआशी तौर पे, वो अचीव कर पाए। अगर है तो यकीनन उनकी एक्सेप्टेंस भी होनी चाहिए, इसके बारे में बात रहेगी। कैसा लगा मौजू, अपने फीडबैक हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे ना भूलिएगा। बाकायदा तौर पे आगाज डॉक्टर मिफ्ता, आई बिगिन विद यू। बजट हमने देखा कल फाइनेंस बिल 2017 भी पास कर दिया गया। बहुत मतलब कभी भी रिवायती तौर पे जो भी डिबेट है वो चलती रहती है। बिगर क्वेश्चन 6% का ग्रोथ रेट आपको लगता है इससे अचीवेबल होगा और रियलिस्टिक टारगेट है? इफ यस देन हाउ? शुक्रिया मोना। देखिए, जीडीपी का टारगेट मैं समझता हूँ कि इसलिए रियलिस्टिक है कि जब से हम आए हैं बतदरीज थोड़ी थोड़ी इम्प्रूवमेंट आई है। तो जब हमारे आने से पहले जो पिछले 5 साल से पीपल्स पार्टी को, उसमें जो औसतन ग्रोथ थी ग़ालिबन 2.8% थी, और इन जो पहले हमारे 4 साल हैं उसमें हम हर साल 4% के ऊपर करें, 4 करा, 4.25, 4.5, 4.5। इस साल हमने 5 का बैरियर ब्रेक करा है, पाकिस्तान ने 5 का बैरियर ब्रेक करा है काफ़ी अरसे बाद, ग़ालिबन 2004 या 2005 के बाद, तो एक तवील मुद्दत के बाद, 12 साल बाद, और 5.25% आए हैं। तो हम समझते हैं कि जो सीपैक की वजह से जो इन्वेस्टमेंट आएगी, नंबर 1, नंबर 2, जो बिजली और गैस जब आप पाकिस्तान में मुहैया करेंगे, और हम समझते हैं कि इस साल तक इंशाल्लाह बिजली पे बहरान पर काबू पाएंगे, तो उसकी वजह से जो सरमायाकारी होगी, जो सनतें लगेंगी, 2 चीज़ें। नंबर 3, जो हमने मुश्किल रिफॉर्म्स करने थे या जो कम से कम ज़्यादा टैक्स लेना था वो हमने काफ़ी हद तक कर लिया है। तो वो 3 जो कठिन मराइल से हम जो इंशाल्लाह सॉल्व कर रहे हैं, तो अब मुझे लगता है कि ग्रोथ आनी चाहिए, सीपैक और सरमायाकारी और तो एफडीआर के इसमें। तो अब मैं समझता हूँ कि 6% करना मुमकिन है, और न सिर्फ मुमकिन है बल्कि हमारे लिए सचमुच ये नागुज़ीर भी है। 6 या 7% जो जाट साहब ने कहा कि आपकी इतनी पॉपुलेशन बढ़ रही है,
आपको अपने यंग लोगों को जॉब्स देनी है, आपको पॉवर्टी में डेंट करना है। ठीक है, हम बेसिक इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के ऊपर 135 अरब रुपए खर्च करते हैं, लेकिन अगर आपको पॉवर्टी में डेंट करना है तो आपको इस मुल्क में नौकरियां बढ़ानी पड़ेंगी, और वो इसी में होगी जब ग्रोथ होगी। तो आई थिंक ये नागुज़ीर भी है, और अगर हम 10% ग्रोथ करें 15-20 साल तक, तो हम सचमुच अपने मुल्क को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। सूबों का जो इसमें कैरेक्टर है वो प्ले करना जाहिर है, उसके बगैर आप कैसे करेंगे ये सब? अच्छा, मेरा इसमें थोड़ा सा मौक़िफ़ थोड़ा सा मुख्तलिफ है, क्योंकि जो NSC अवार्ड था उसके अंदर हमने 57.5% जो है वो FBR का रेवेन्यू सूबों के लिए मुख्तस कर दिया। उसके बाद 1% हम देते हैं वॉर ऑन टेरर के लिए KP को, और थोड़े से पैसे देते हैं, तो 61-62% चले जाता है। तो आप देखेंगे जिस पीपल्स पार्टी का आखिरी साल था उसमें 1200 अरब रुपए सूबों को मिले थे। इस साल पिछले माली साल हमने तकरीबन 2200 अरब रुपए दिए। इस साल हम 2400 अरब रुपए का प्लान कर रहे हैं। तो 2400 अरब रुपए के अंदर सूबे इतने कंफर्टेबल हो जाते हैं कि फिर वो मेहनत नहीं कर रहे अपने रेवेन्यू बढ़ाने की, और वो एक मेरे ख्याल से डिसइंसेंटिव हो जाता है। और फेडरल गवर्नमेंट रेवेन्यू जमा कर रही है, लेकिन वो फिर सूबों को बांट देती है, फिर सूबे कभी कभार खर्च भी नहीं कर पाते, आपको पता है कि आखिरी महीनों में खर्च करते हैं। तो मेरे ख्याल से, लेकिन बाहर वो 18वीं तरमीम में ये है कि NSC अवार्ड कम नहीं हो सकता है, लेकिन जो सेटअप है उस हिसाब से सूबों के पास तो अब काफी वसाइल हैं, सूबों के पास तो रिसोर्सेज बहुत हैं। क्या सूबे इसको सही तरीके से खर्च कर रहे हैं, वो फिर इंडिपेंडेंट लोग बताएंगे। मेरा ऑब्वियसली एक बायस्ड ओपिनियन है। राइट, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, आपका व्यू, मैं भी आपसे बात करूं या फिर तमाम जो दोनों सियासी रहनुमा हैं उनसे बात करने के बाद आप, हाउ वुड यू लाइक टू एनलाइटन अस? तो आप फिर बताइए सर, आपका क्या ख्याल है, ये चीज अचीवेबल है या नहीं है, और सूबों का जो इसमें एक रोल है क्यों प्ले नहीं हो पा रहा है? देखिए, पहली बात तो ये है कि जो 3 साल का फ्रेमवर्क बना था उसमें वाज़ेह तौर पर लिखा है कि 2018 में हमारा GDP ग्रोथ रेट टारगेट होगा 8%। तो अभी अब 2025 का विजन का इब्तिदा है, तो उसमें पहले ही आपने उसको झटका दे दिया। तो 6% तो कोई चीज़ ही नहीं है, जबकि श्रीलंका और बांग्लादेश और भारत उससे ज्यादा ग्रो कर रहे हैं। तो हम इतना कम क्यों रखना चाह रहे हैं, जबकि जबरदस्त पोटेंशियलिटी पाकिस्तान की है। मुझे तो 6% पर एतराज है, इस पर कोई मकसद नहीं होगा। दूसरी, कि बार बार जो ये पाकिस्तान में जोर दिया जा रहा है ग्रोथ रेट, अब सारी दुनिया में और पाकिस्तान में ये कंसेप्ट चेंज हो चुका है। अब ये बात हो रही है जी खाली ग्रोथ रेट नहीं होता, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में ये बात हो रही है कि आपकी तालीम का शरह क्या है, खानगी की सेहत का मेयार क्या है, गुर्बत में कितनी कमी हो रही है, रोजगार के मौके क्या हैं, एनवायरमेंट की पोजीशन क्या है, पर कैपिटल इनकम में क्या हो रहा है, गरीब और अमीर का फर्क। तो यह है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो जो कुछ तरक्की हो रही है वो इसको आवाम के ऊपर बोझ डाल के और इन आशादियों को खराब करके हो रही है। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो बेसिक चीज है। और मैंने अभी एक रिपोर्ट पढ़ी अक़वाम मुत्तहिदा कमीशन की, वो ये कहते हैं कि अगर अगले 42 साल तक पाकिस्तान 8.3% से ग्रो करे तब भी वो OECD कंट्रीज तक नहीं पहुंचेगा। एक तो ये बात होगी। अब रह गया, अगर हमें टैक्सों में नाकामी होती है, अगर हमें बजट खसारे में नाकामी होती है, तो वफाक के साथ अब मैं पूरी इज्जत कहूँगा चारों सूबे जिम्मेदार हैं, इसलिए कि 18वीं अमेंडमेंट के बाद, तरमीम के बाद और NSC अवार्ड के बाद, जैसे डॉक्टर मिर्जा इस्माइल कह रहे थे, उनको ज्यादा पैसे मिल रहे हैं और तालीम और सेहत के शोबे उनको ट्रांसफर हो गए। अब 2-3 बातें हैं। अब इस बजट को देख लें जो आया है, तो FDR के रेवेन्यू से 4013 अरब रुपया, आपने 2400 अरब रुपया दे दिए सूबों को, तो आपके पास बचे 1600 अरब रुपया। अब आप ले लीजिए दिफा, डेट सर्विसिंग और पब्लिक सेक्टर, ये है 3200 अरब के। पब्लिक सेक्टर तो लास्ट में पड़ा है सर, वो बेचारा। हाँ, लेकिन आपका 1600 अरब का आपने जो है बजट डेफिसिट हो गया 1500 अरब का। लेकिन बजट डॉक्यूमेंट में ये भी लिखा है कि आप सूबे जो है वो 350 अरब का सरप्लस बजट देंगे। तो सरप्लस बजट का मतलब ये कहीं कटौती करेंगे, तो सरप्लस बजट क्यों देंगे? ये तो उसकी अगेंस्ट भी स्प्रिट हो गया। मगर जो चीज मुझे परेशानी है, मैं आपको साफ बता रहा हूँ, जो भी आप कहें, पहला सवाल मेरा ये है कि सूबों ने इफेक्टिवली जरी टैक्स क्यों नहीं लगाया? क्या हमें पता है कि ये सूबाई मसला है और हमारा 60,000 अरब रुपया GDP है एग्रीकल्चर की, अब वो 2.5 अरब दे रहे हैं, यानी 0.028%। एक तो ये शर्म की बात है कि 2 अरब दें। दूसरी कि आपने बता के टैक्स एमनेस्टी स्कीम प्रॉपर्टी में लेकर आया, उसका जवाब इन्होंने ये दिया कि सूबे DC रेट नहीं बढ़ा रहे। तो आप ये देखिए कि जब DC रेट नहीं बढ़ाते तो उसका मतलब क्या होता है? मतलब ये होता है कि सूबों की आमदनी कम है और वफाक भी आप बढ़ा रहे हैं। तो सूबे
ताकतवर प्रॉपर्टी माफिया को सपोर्ट करने के लिए डीसी रेट बढ़ाने के लिए तैयार नहीं है। 15 करोड़ की प्रॉपर्टी 1 करोड़ में बिक रही है डीसी रेट। अगर ये 15 करोड़ पर ले आते तो सूबे की आमदनी बढ़ जाती, लेकिन सूबे नहीं लाए। वो भी सर पिछले बजट के बाद हमने देखा था कि इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की गई कि इक्वेट करें इन दोनों रेट को, फिर स्लैब्स लगा दिए गए। नहीं, ये तो काम मेरा कहना ये था कि जो मेरा एक सवाल है जी जी कि जब सूबे ये कहते हैं वफाक हमारे साथ हमारा इस्तेसाल कर रहा है, हमें पूरे पैसे नहीं देते, पूरे कटौती कर देते हैं, जब टैक्स टारगेट अचीव नहीं होता वफाक का तो सूबे भी तो इफेक्ट होते हैं ना, उनका स्टेक में हिस्सा कट जाता है। ऑब्वियसली मेरा पहला सवाल तो ये कि एग्रीकल्चर पर जो हम 2-2.5 अरब रुपए टैक्स दे रहे हैं, ये कि शर्म की बात नहीं है। और दूसरे ये प्रॉपर्टी में वसूली क्यों नहीं हो रही, डीसी रेट को मार्केट रेट पर ना लाके जो सूबे हैं वो प्रॉपर्टी माफिया को सपोर्ट कर रहे हैं और अपना रेवेन्यू गिरा के वफाक का रेवेन्यू बढ़ा रहे हैं, क्योंकि टैक्स एमनेस्टी तो वफाक को मिल रही और डीसी रेट इनको मिलता है। 2, तीसरी बात मैं आपको बताऊं, पीपल्स पार्टी ने एक बहुत बड़ा काम किया था 2009 में, और उन्होंने ये कुछ 1.5-2 साल की मेहनत के बाद, एनएफ के बाद में ताजर साहब का बड़ा कंट्रीब्यूशन है, वो मैं मानता हूँ, लेकिन सोशल सेक्टर भी उनका शोबा है। तो मेरा एक सवाल ये है कि 2009 में पीपल्स पार्टी के दौर में ये तय हुआ था कि तालीम की मद में 2015 में 7% खर्च किया जाएगा, 7%, और उसके बाद ये तय हुआ था कि हम खर्च करेंगे 4% जो है इसमें 7 में, यानी 11%। तो 11% तो पाकिस्तान के रेवेन्यूज नहीं है, उसका क्या होगा? अब मेरे पास ये जो है डार साहब ने इकोनॉमिक सर्वे जारी किया था, उसमें लिखा था कि वी आर कमिटेड अंडर एजुकेशन पॉलिसी 2009 कि हम 2015 में 7% करेंगे। अब ये चला गया सूबों को, तो वो 7 के बजाय उन्होंने किया है तकरीबन 2.3%, और जो 4% होना था, अक़वाम मुत्तहिदा ने ये कहा पाकिस्तान जैसे मुल्कों को 5% करना पड़ेगा हेल्थ में, वरना इनकी सेहत लोगों की तबाह हो रही है। तो वो 12% के बजाय हमने किया 3%, 3.25%। तो ये जो 8% का फर्क है, अगर ये हम कर ले तो हमारा बजट खसारा चला जाएगा 12% का। इसका मतलब ये जो आपकी बजट की स्ट्रक्चर है यही एक्सेप्टेबल नहीं है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। और वो जो हमारा 70 साल से हो रहा है, या खासतौर से इस नए कॉन्स्टिट्यूशन के बाद हो रहा है कि हम 4.7% की ग्रोथ रेट पे चल रहे हैं 1900 से अब तक। 1980 से अब तक हम 4.7। हमारा सोशल जो शोबा है उसमें जनूबी एशिया में हम सबसे कम है। अब 3 बातें मैं आपको बता दूं कि जब आप बजट बनाते हैं तो कोई चैलेंजेस सामने होते हैं। मेरे पास 3 फिगर्स हैं। एक है ग्लोबल कॉम्पिटिटिव इंडेक्स, जिसके बगैर आपकी बरामदात बढ़ ही नहीं सकती, और ये इन्वेस्टमेंट के लिए भी बरामदात के लिए भी वो कहते हैं 138 मुल्कों में 138 में 121 मुल्क सबसे बेहतर है। तो इसमें सूबों को भी रोल प्ले करना है, वफाक को भी करना है। 18वीं अमेंडमेंट के बाद सूबों की बड़ी जिम्मेदारी है, नंबर 1। दूसरा ये था ग्लोबल हंगर इंडेक्स, यानी भूख। उसमें वो कहते हैं 118 मुल्कों में से 111 मुल्क पाकिस्तान से बेहतर है, यानी सिर्फ 11 मुल्क ऐसे हैं जो भूख हमसे ज्यादा है। भूख से मतलब मुनासिब गुज़र सब कुछ आ जाता है। और तीसरा है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जिसमें हम जनूबी एशिया में सबसे पीछे, पाकिस्तान सबसे पीछे है, हालांकि इतना खूबसूरत ताकतवर मुल्क वो है 188 में से 147 हमारा नंबर। तो मेरा बुनियादी सवाल ये है कि अगर आप टैक्स जीडीपी रेशो नहीं बढ़ाते वफाक और सूबे, और तालीम की सेहत में इतना नहीं करते, तो थोड़े बहुत हेयर मेयर एडजस्टमेंट करके आप इनमें क्या बुनियादी तब्दीलियां लेकर आएंगे, कैसे ग्रोथ रेट बढ़ाएंगे, इनको कैसे पूरा करेंगे? हमारा एक्सपोर्ट जीडीपी इस साल वन ऑफ द लोएस्ट नहीं बल्कि शायद लोएस्ट इन द वर्ल्ड हो गया है। राइट। तो अब इसको कैसे बढ़ाएंगे? हालांकि बरात दी है, सब कुछ किया है, सब कुछ है, लेकिन बरात जब आप देते हैं तो क्या ये भूल जाते हैं कि इससे आपका बजट खसारा बढ़ेगा, क्योंकि टैक्स रेवेन्यू नहीं बढ़ेगा, और जब बजट खसारा बढ़ेगा तो वही 20 करोड़ आवाम पर आएगा। वो सर उसमें जो इंटरनेशनल बात करते हैं बैनुल अक़वामी सतह पर रिसेशनरी फेज है, पाकिस्तान भी इसकी जद में आ रहा है। लेकिन मैंने आपको एक जुमला कहा कि जो हमारे जनूबी एशिया के दूसरे ममालिक है स्टेट बैंक, उनमें हम सबसे पीछे क्यों है? क्या श्रीलंका, भारत, बांग्लादेश के अवाम हमसे ज्यादा? ये सबके लिए एप्लीकेबल है, राइट? बिल्कुल, ये मेरा ख्याल है बहुत वैलिड सवालात हैं। सेनेटर ताज हैदर साहब आपकी जानिब आऊंगी। मसला सबके लिए है, जो डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी ने सवालात उठाए हैं वो वफाक सूबे दोनों के लिए अप्लाई करते हैं। डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल साहब से भी ये बात की जाएगी। आप पहले बताइएगा तमाम चीजें और ये अलार्मिंग फिगर्स, खास तौर पे इन पर्टिकुलर जो एग्रीकल्चर और प्रॉपर्टी टैक्स के हवाले से बात की है, यहाँ पर तो सूबे खुद कफील हो सकते हैं, और आप ही की लाई जो 18वीं तरमीम है ये आपको एम्पावर करती है इसके लिए, तो फिर क्यों इसकी एप्लीकेशन उस लेवल पे नजर नहीं आती है? जी, मुझे एहसास है कि मैं इस्लामाबाद में बैठा हूँ, कराची में नहीं हूँ। लेकिन ये कि पहली बात तो ये कि हम जिस सरसरी तौर पर बजट से गुजरते हैं वो तशवीशनाक है। हर पार्लिमानी जमहूरियत में बजट सेशन
2 महीने तक चलता है। एक एक लाइन को देखा जाता है, पार्लियामेंट उस पर ओवरसाइट रखती है। हमने एक रिकॉर्ड कायम किया है कम से कम मुद्दत में बजट पास करने का, और इस दफा ये रिकॉर्ड कायम हुआ है। जहां तक वसूलियाबी का ताल्लुक है, फरमाया गया कि जनाब सूबों को 11% इजाफी मिला है। जनाब अली, सूबों की जो रेवेन्यू बेस है वो औसतन 23% बढ़ी है, और इसमें वो भी सूबे हैं कि जहां इतनी तेजी से नहीं बढ़े, और वो भी सूबे हैं जहां तेजी से बढ़े हैं। यानी जो प्रोविंशियल बोर्ड्स ऑफ रेवेन्यू है उन्होंने 30% तक ग्रोथ दिखाई है अपने टैक्सों के अंदर। सूबे सिंध इस वक्त 39% अपना रेवेन्यू जो है वो सूबाई टैक्सों से जमा कर रहे हैं। अब ये देखिए कि आप इसके बाद मरकज की क्या परफॉर्मेंस है। कॉर्पोरेट सेक्टर में कोई लीकेज 1.5 ट्रिलियन की है। अब अगर पूरा बजट डेफिसिट आप रख लेते हैं 1.86 जो दिया गया है, और उसमें से 347 बिलियन जो सूबों को सरप्लस गैर आईनी तौर पे दिखाने के लिए कहा गया है, वो उसमें से मिन्हा कर देते हैं तो 1.5 ट्रिलियन बचता है। तो अगर 1.5 ट्रिलियन ये आप बेहतर अपनी कारकर्दगी कर दें कलेक्शन की, और मैं आपसे बिल्कुल ये कहता हूं कि इस कलेक्शन को सूबों की सतह पे होना चाहिए। यानी कोई 1.5 ट्रिलियन है आपका सेल्स टैक्स ऑन गुड्स, जिसको दुगना तिगना किया जा सकता है। सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज सूबे सिंध 6 बिलियन से 78 बिलियन पे ले गया है, और हर साल हमने 1% टैक्स की शरह कम की है, और उस वक्त ये 78 बिलियन है। अगर आप सेल्स टैक्स ऑन गुड्स सूबाई सतह पे जमा करते हैं और फिर वो मरकज को मुंतकिल किया जाता है, तो इसको दुगना तिगना किया जा सकता है। इसी तरीके से इनकम टैक्स हमारा तकरीबन उतना ही है, 1.5 ट्रिलियन के करीब इनकम टैक्स। और ऐसे भी दुनिया में मुल्क हैं जहां डिस्ट्रिक्ट की सतह पे इनकम टैक्स लिया जाता है। इनकम टैक्स की कलेक्शन भी अगर आप सूबों को देते हैं तो ये लीकेजेस और इसकी इनकम जो है, तो कोई वजह नहीं है कि कलेक्शन को बेहतर बना के हम एक सरप्लस बजट वफाकी सतह पे न दे सकें। ये जो कलेक्शन की लीकेजेस हैं, ये जो SROs हैं गैर आईनी, कि एक शख्स बैठ के एक SRO देता है, इन SROs को क्यों नहीं खत्म किया जा सकता? अगर कोई सहूलत कहीं देनी है पार्लियामेंट पास कर सकती है उसे। ये जो एक तरीक़ाकार बनाया है, कोई फिर से 450 बिलियन SROs के नरम छोड़ देते हैं। तो मसला डेफिसिट का ये है कि हम जो है कलेक्शन अपना ठीक नहीं करते। इकोनॉमी का मसला ये है कि हम सारा इन्हिसार सर्विसेज सेक्टर पे कर रहे हैं। 60% हमारी GDP जो है वो सर्विसेज से आ रही है, 20% एग्रीकल्चर से आ रही है, 20% इंडस्ट्री से आ रही है। जब तक आप मिल्क की पैदावार नहीं बढ़ाएंगे, आपकी बरामदात ठीक नहीं हो सकती, आपका बजट का डेफिसिट ठीक नहीं हो सकता। देयर इज अ वेरी बिग गैप बिटवीन प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन। अच्छा, कंजम्पशन अगर आम आदमियों की सतह पे हो, 90% आवाम का कंजम्पशन बढ़े, तो इससे मईशत मजबूत होगी। लेकिन अगर सरमाया मुंतकिल होता रहे मेहनत कशों से लेके, और बजट यही होता है कि किससे लेके आप किसको दे रहे हैं, अगर अशराफिया की जेब में मुंतकिल होता रहेगा और वहां से दरून मुल्क जाता रहेगा, तो हमारी मईशत कभी तरक्की नहीं कर सकती। 6%, 7% बेकार है। इनकी जो ट्रिकल डाउन थ्योरी है, बात की है गरीब रिच एंड पुअर गैप, उसकी बात की गई है। मैं सिर्फ दोबारा वही सवाल आपसे करना चाहूंगी। आपने तमाम टैक्सेस की बात की है, ज़रूरी टैक्स, ज़रूरी इनकम पे टैक्स, ऑल सॉर्ट्स ऑफ इनकम शुड बी यूनिफॉर्मली सब्जेक्टेड टू टैक्स। ये बात बताइएगा, और DC रेट बढ़ाकर मार्केट रेट तक लाना, यकीनन ये तमाम सूबों के लिए ये तमाम चीजें बेनिफिशियल होंगी। इन दो उमूर पे थोड़ी रोशनी डालिएगा प्लीज। इनकम शुड बी टैक्स्ड, और उसको अलग से नहीं, ज़रूरी आमदनी को आप टोटल आमदनी के अंदर डालें। इसी तरीके से जो आमदनी बगैर काम किए हासिल हो रही है, यानी रेंट इनकम जिसे हम कहते हैं, कि मैंने एक फ्लैट लिया 6 लाख का, आज उसकी कीमत 85 लाख है, मैंने कोई मेहनत नहीं की, सिर्फ उस फ्लैट से फायदा उठाया। या स्टॉक एक्सचेंज के अंदर मेरे एक दोस्त इन्वेस्ट करते हैं, मैं जाता हूँ, अरे यार खाना खाओ, 3 करोड़ आज मैंने बना लिए। गेट से आप बाहर नहीं निकले और आपने 3 करोड़ बना लिए। ये तमाम चीजें जो हैं कि इस रेंट इनकम को टैक्स नहीं किया जाता, दिस शुड बी अ पार्ट ऑफ टोटल इनकम।
और उसको उसी रेट से चार्ज किया जाए उस पे इनकम टैक्स कि जिस रेट से दूसरी इनकम्स के ऊपर किया जा रहा है। लेकिन गैम्बलिंग हाउसेस को स्टॉक एक्सचेंज में कैपिटलाइजेशन नहीं हो रही, इट्स अ गैम्बलिंग हाउस, इट्स अ कैसिनो, उसके अंदर जो है वो लोग जो अरबों रुपए कमा रहे हैं वो बिल्कुल ही उसको टैक्स नहीं किया जा रहा, या जो जमीन के ऊपर, जायदाद के ऊपर, जो मकानों के किराए, इस वक्त किसी भी मुतवस्सित तबके के लिए मकान बनाना एक ख्वाब बन चुका है, क्योंकि जमीन जो है मैसर नहीं है। मैंने अपने बजट की तकरीर में कहा कि मुल्क की जमीन पे हर एक का बराबर हक है, और बुनियादी हुकूक के चैप्टर में ये चीज शामिल की जाए कि हर पाकिस्तानी खानदान को मकान बनाने के लिए 60 मीटर का प्लॉट मिलेगा जिस पर वो अपना मकान, और अगर आप ये कर देते हैं तो आप देखेंगे कि इकोनॉमी कितनी जल्दी आती है। आई मीन वी आर सफरिंग फ्रॉम प्रोड्यूसिंग मच लेस एन आवर वजह यही है सर, प्रॉपर्टी की कीमतों में ये हाइक की वजह भी असल में यही है, जो ये इस तरह की क्या कहना चाहिए, तजाद नजर आता है दो कीमतों में बहुत वाज़ेह किस्म का। डॉक्टर मिफ्ताह इस्माइल साहब बताइएगा, तमाम चीजें आपके सामने हैं, कुछ बहुत अलार्मिंग फिगर्स भी हमारे सामने हैं। कंपेटिटिव इंडेक्स जो कि आपके इन्वेस्टमेंट के लिए भी आपका जिससे ताल्लुक है, अगर इतनी इसके लिए जरूरी है, सूबों ने इसमें कितना कैरेक्टर प्ले किया है, वफाक ने कितना किया है, और बीइंग ऑनेस्ट और मजीद क्या हो सकता है इसमें, इफ वी हैव कम डाउन सो लो इन द इंडेक्स? हम तो दो इंडेक्स देखने चाहिए, एक कंपैरेटिव इंडेक्स और ग्लोबल कंपैरेटिव इंडेक्स, और एक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हम 144 से शायद 140 पे आए हैं। इसका ये मतलब है कि पहले 145 मुल्क हमसे अच्छे थे, लेकिन अब भी 139 मुल्क हमसे अच्छे हैं। तो ये कोई मतलब ये कि मतलब चलो डायरेक्शन अच्छा हो गया, लेकिन ये कोई काबिले सताइश बात नहीं है, काबिल फखर बात नहीं। और कंपैरेटिव के अंदर भी हम ना सिर्फ हम कंपैरेटिव नहीं रहे, लेकिन अगर आप देखें कि दूसरे जो ममालिक हमारे इर्द गिर्द हैं वो कौन सा के मुबारक है, कि तिमोर लीस्ट है और सेनेगाल है, उनके इर्द गिर्द हैं, और ये जो हमारे साउथ एशिया, जनूबी एशिया के जो ममालिक हैं, श्रीलंका, बांग्लादेश, हिंदुस्तान, वो दोनों में से किसी न किसी एक इंडेक्स में हमसे आगे होते हैं। कंपैरेटिव में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में तीनों हमसे आगे हैं। दूसरी जो एक मसला है, मैं आपको सबसे पहले कि वहाँ पर जो सरमायाकारी हो रही है वो 30% हो रही है इनकी आमदनी का हिस्सा औसतन, हमारे यहाँ 15% हो रही है। तो मतलब अगर आज यहाँ पे सनतें कम लगेंगी तो कल यहाँ पे रोजगार भी कम होगा। अगर जब हम कह रहे हैं कि वो 3 ममालिक जो है हमसे तेजी से ग्रो कर रहे हैं, इनकी आमदन हमसे ज्यादा बढ़ रही है, उसकी वजह भी ये है कि वहाँ पर सरमायाकारी ज्यादा हो रही है, यहाँ पे सरमायाकारी नहीं होगी। और फिर जो सरमायाकारी होती है उसके अंदर भी हम यहाँ पे घरों पे और उन पे कंस्ट्रक्शन पे खर्चा कर रहे हैं, फैक्ट्रियां नहीं लगी। हम समझते हैं कि जो मियां नवाज शरीफ का जो प्रोग्राम है एक सड़कों का जाल बिछाने का और बिजली देने का, जब ये प्रोग्राम खत्म होता है, और इंशाअल्लाह ताला इस साल के अंदर खत्म हो जाएगा, और जब पाकिस्तान में वाफर बिजली हो जाएगी, बलोची, डिक्की और हवेली, बहादुर शाह के जो प्लांट इस साल के अंदर चल जाएंगे, 2400 मेगावाट देंगे, अगले साल वो कंबाइंड साइकिल होकर 2600 मेगावाट देंगे। साहिवाल का कोल का प्लांट चल गया, कराची पोर्ट कासिम का इंशाल्लाह अनकरीब चल जाएगा। कल भी एक हाइड्रो प्रोजेक्ट, मेरे नाम याद नहीं आ रहा, वो भी उसको ऑनलाइन करा है 147 मेगावाट का। करवेला 4 अगले साल आ जाएगा, जब बिजली वाफर हो जाएगी पाकिस्तान में। और साथ साथ गैस का इंपोर्ट का एक टर्मिनल लग गया, दूसरा टर्मिनल इंशाल्लाह करीब आ जाएगा। तो जब ये चीजें हो जाएंगी तो फिर इसके पाकिस्तान में सरमायाकारी भी बढ़ेगी, आपकी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस भी कम हो जाएगी, बिकॉज आपकी बिजली भी सस्ती लगेगी, और दूसरा ये कि आपके रोड रास्ते जो हैं वो भी बन रहे हैं, तो उससे भी ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट कम हो जाएगी। इससे रियल इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा। सर, ह्यूमन डेवलपमेंट पे क्या खर्चा हुआ है जो हमारी इतनी अलार्मिंग इंडेक्स है? इंफ्रास्ट्रक्चर इज नॉट ह्यूमन डेवलपमेंट। अब ह्यूमन डेवलपमेंट के दो हिस्से हैं। एक तो जो बात करी थी डॉक्टर साहब ने भी और सेनेटर साहब ने भी बात करी, वो एजुकेशन के ऊपर बात करी, और एजुकेशन के ऊपर हमको पैसे खर्च करने चाहिए। मैं इस बात का वो नहीं हूँ कि सिर्फ सूबे अगर जो है अपना बजट बढ़ा दें उससे एजुकेशन अच्छी हो जाती है, उससे शायद स्कूलिंग हो जाती है लेकिन एजुकेशन नहीं होती है। हमको ये भी इस पे भी ध्यान देना है कि क्या पढ़ा रहे हैं और क्या पढ़ा भी रहे हैं, नहीं पढ़ा रहे हैं। अगर सिर्फ हमें वो स्कूलें बनानी है, या वो स्कूलें बनानी है जिसके अंदर मवेशी रखे जाएं, या वो स्कूलें बनानी है जिसमें सिर्फ कॉन्ट्रैक्टर को पैसे मिलें, या लीडरान जो है उसमें से अगर खुदा न खास्ता वो पैसे ले जाएं, तो वो नहीं करना। टीचर ट्रेनिंग पे सॉफ्ट स्किल्स पे खर्चा करना है, टीचर ट्रेनिंग पे खर्चा करना है, करिकुलम पे काम करना है, ये चीजें करना जरूरी है। आप सिर्फ जो है
ये कहना कि आज हम 100 अरब रुपए खर्च कर रहे हैं, कल 200 अरब रुपए खर्च कर रहे हैं, तो वो तो ये कि आप पैसा ज़ाया कर देंगे, डबल पैसे खर्च हो नहीं सकते, आपको इसको स्टेप वाइज लेके चलना है। तो क्या ये सूबे काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वो अलिफ ऐलान की रिपोर्ट है, अगेन मैं उसमें पार्टीशन नहीं जाना चाहता, उसके अंदर भी कहा है कि कुछ सूबे अच्छा कर रहे हैं और कुछ सूबे अच्छा नहीं कर रहे हैं, और मेरे ख्याल से कुछ जो हमारे जो दही इलाके हैं वहाँ पर ज़्यादा तवज्जो देने की खास तौर पर ज़रूरत है, क्योंकि शहरी इलाकों में तो वालिदैन भी जो होते हैं वो डिमांड कर लेते हैं टीचरों से, लेकिन दही इलाकों में ये करना ज़रूरी है। जो एक और स्किल जो बहुत ज़रूरी है वो है टेक्निकल ट्रेनिंग, कि जो लोग जो एकदम बॉर्डर लाइन खानगी पे हैं उनको अगर आप कोई हुनर दे दें, मैकेनिक्स का, मेसन्स का, बॉयलर ऑपरेटर का, अभी इतने सारे आपके सीपेक से कितने लोग यहाँ पर आ रहे हैं वो ट्रेन कर सकते हैं, वो वोकेशनल ट्रेनिंग की बात करें। मेरी बात हुई थी चीमा साहब से जो फेडरल गवर्नमेंट के ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के हेड हैं, और हम सीपैक के थ्रू उसमें बात कर रहे हैं, और जो पूरे पाकिस्तान में इंशाअल्लाह ताला इसको और मजीद बेहतर बनाएंगे। लेकिन मैं ये समझता हूँ सचमुच कि जो हम जो मिडिल ईस्ट में भी जो हमारे पाकिस्तानी भाई जाते हैं, जो वहाँ पर रोड काट रहे हैं, एकदम अनस्किल्ड काम कर रहे हैं, उनको हम 6 महीने की 4 महीने की यहाँ पे स्किल दे दें, सस्ती दे दें, फ्री दे दें इनफैक्ट, और वो अगर हुनर इनको हम दे देते हैं तो उससे उनकी इनकम बढ़ जाएगी, लिहाजा मुल्क की इनकम बढ़ जाएगी, उससे बहुत फर्क आ जाएगा, एक रेवोल्यूशन आ जाएगा। तो इस पे आई थिंक काम करना चाहिए, फेडरल गवर्नमेंट कर रही है, और अब जो है वसाइल हो गए हैं, सूबों के पास भी वसाइल है। ये हमेशा पाकिस्तान में कहा जाता है वसाइल महदूद हैं, महदूद ही होते हैं हमेशा वसाइल, मतलब इकोनॉमिक्स खत्म ही हो जाएगा स्कैर्सिटी ना हो तो, लेकिन 1200 अरब रुपए से फेडरल गवर्नमेंट इस साल 2400 अरब रुपए देगी। जो सूबों के हमने वसाइल रियली इफेक्टिवली डबल कर दिए हैं, तो सूबे जो हैं वो अच्छा बेहतर तरीके से खर्च कर सकते हैं, और ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक तरह से मजीद बड़ी है इस पे। अच्छा मिस्टर साहब, मुझे इजाजत ये दीजिएगा, तमाम चीजें फ्यूचरिस्टिक क्यों लगती हैं, अभी प्रेजेंट की बात क्यों इतनी समझ नहीं आती, और 2018 सर कितना दूर है? लेकिन प्रेजेंट में मैं तो आपको बताया कि बहुत सारी चीजें हमने अच्छी कर ली हैं। जब हम आए थे तो हम 1900 अरब रुपए का रेवेन्यू था, हम इस साल जो है वो 3500 अरब रुपए का रेवेन्यू जमा करेंगे, तो इफेक्टिवली डबल कर लिया हमने, रेवेन्यू डबल कर लिया। इनडायरेक्ट टैक्सेस या डायरेक्ट टैक्सेस वो अलग डिबेट है, मुझे उस पर जरूर उस पर कुछ फसाद हो गया, उस पर कुछ बात करेंगे, लेकिन मैं ये आपको बताऊं कि हमने पैसे डबल कर लिए, ठीक है। हमने पाकिस्तान के अंदर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है उसका एक लेवल लेके आ गए हैं, हम जो करेंसी एक स्टेबल हो गई है। बिल्कुल ये बात दुरुस्त है, डॉक्टर साहब ने भी फरमाया, सेनेटर साहब ने भी फरमाया कि पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स कम हो रहे हैं, जो मैंने आपको बताया कि हम कंपैरेटिव, और ये बहुत ही $30 बिलियन कल का और और हमको, और इंशाअल्लाह ताला इस साल की जब ये मियां नवाज शरीफ में जो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का, बिजली का और जो काम जब कंप्लीट करेंगे तो इंशाअल्लाह इससे एक्सपोर्ट में बूस्ट मिलेगी। और सीपैक के अंदर हम इंडस्ट्रियल जोन लगा रहे हैं पूरे पाकिस्तान में, 9 जोन सीपैक के जोन लगा रहे हैं, उससे चाइना से सनतकार सरमायाकार आएंगे और यहाँ पर इंशाअल्लाह वो भी सरमाया लगाएंगे, हमारे पाकिस्तानी भाई भी उसमें सरमायाकारी करेंगे। तो हम समझते हैं कि इंडस्ट्रियल पार्क्स से और पाकिस्तान के अंदर एक्सपोर्ट बढ़ेगी। लेकिन इस मुल्क में अभी हमने बहुत सारी चीजें कर ली हैं, आप देखिए कि 5.25% ग्रोथ हम फिर भी कर चुके हैं। वन लाइनर आपसे ये चाहिए होगा, जो आप सीपैक की जिसकी आप बात कर रहे हैं, तमाम मराज क्या सिर्फ चाइनीज इंडस्ट्रियलिस्ट और इन्वेस्टर्स के लिए है या लोकल के लिए भी है? दिस इज अ मच नीडेड क्लैरिटी प्लीज। Let me just clarify this, and I've done this before. Every single concession that will be given to the Chinese will also be given to a Pakistan. Tax holidays सब कुछ, राइट, कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है, और इसमें कोई भी वो नहीं है, शुबात नहीं है, 4 सूबे भी इसमें। ठीक है, राइट, दिस इज अ मच नीडेड क्लैरिटी। जी डॉक्टर शाहिद, तमाम चीजें आपके सामने है सर, टैक्सेशन अहदाफ बहुत हमारे पुअर अलार्मिंग फिगर्स आपने खुद बताए, इनके हल के ऊपर भी बात कर ले, और कल सेकेंडली जो अपोजिशन की तरफ से भी कुछ प्रपोजल्स की बात की गई है, किसी में आपको लगता है कि इतना वजन है कि हमारे इस तरह जो स्टेटिस्टिक्स है वो इम्प्रोवाइज हो सके? देखिए, कल जो अपोजिशन ने बात की है उसमें तो मुझे नजर नहीं आया, लेकिन इस वक्त जो ताज हैदर साहब ने बात की है उसमें बहुत सी बातें बड़ी रियलिस्टिक है। मतलब वो रेंटल इनकम की जब बात कर रहे हैं, स्टॉक एक्सचेंज की बात कर रहे हैं, अब एक बैंक ने स्टॉक एक्सचेंज में जो इन्वेस्टमेंट था उसमें 46% रिटर्न दे दिया। अब ये 46% का तमाशा बंद करें, और उसका टैक्स कब लेंगे? 2007 का इकोनॉमिक सर्वे निकालें, जबकि हमारे स्टॉक एक्सचेंज छोटा था, उसमें लिखा था कि अगर उसका टैक्स लगाया जाए तो 1 साल में 112 अरब रुपए मिलेगा। अभी तो उससे कई गुना बढ़ गया, तो आपको 5 अरब भी नहीं मिल रहे। तो ये तमाशा एक तो बंद होना चाहिए। दूसरा ये था कि
तालीम की जब आप बात कर रहे हैं, मिस्टर साहब से मैं थोड़ा सा इख्तलाफ करूंगा। 2000 जब ये 8 में तय हुआ था 2009 में कि हम 15% मुख्तस करेंगे, तो 2015 का मकसद ये था कि इस दौरान में आप अपनी कैपेसिटी बिल्ड करें कि उस पैसे को आप इस्तेमाल करना सीखें और 2015 में लाके 7% कर दें। अब अगर आज 2,60,00,000 बच्चे हमारे स्कूल नहीं जा रहे हैं, तो क्या हुकूमत कोई ये कह सकती है, कोई ये सुबह हुकूमतें कह सकती हैं कि 2050 में हर बच्चा स्कूल जा रहा होगा? क्या दुनिया के बेशतर मुमालिक 2050 में हर बच्चा स्कूल नहीं जा रहा होगा, सिवाय इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के, जिन्हें अल्लाह ताला ने कहा रब्बिल इल्म, ये हमें सोचना है। बरामदात की जो भी आप बात करें, हमारा हदफ था 2018 का $35 बिलियन, 35, इस साल आपका 20 हो रहा है बमुश्किल, तो क्या दुगना तो नहीं होगा ना? मेरा कहना यह कि हम 2 कदम पीछे जाते हैं और फिर आधा कदम आगे बढ़ जाते हैं और उसको फिर हम बात करते हैं। देखिए 2-5 साल में टैक्स दुगना होना जो है वो मुशर्रफ ने भी अचीव किया और पीपल्स पार्टी के दौर में मईशत खराब थी, उन्होंने भी अचीव किया। उसकी वजह ये होती है कि जब 10% आपका इन्फ्लेशन बढ़ता है और 4% ग्रोथ बढ़ती है तो 14 तो ये बढ़ गया आपका। तो असल होता है टैक्स GDP। और मैं आपको एक फिगर आपका, आज की तारीख में तमाम काबियों के बावजूद हमारा टैक्स GDP रेशो 95-96 से खराब है। तो इसका मतलब ये कि 20 साल के बाद भी अभी हम वही हैं और इस दौरान 3 हुकूमतों ने मौजूदे दिखाए, तो ये सोचने की बात है। तो मेरी जो परेशानी है वो ये है कि 10,000 अरब रुपया हम कम वसूल कर रहे हैं टैक्सों की मद में, कौमी बचतों में और सरमायाकारी में। ये इसको अगर आपने चेंज करने के लिए हिकमत अमली नहीं बनाई तो आपके जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स कितने भी करें कि बरामदात हम बढ़ा लेंगे, तो वो बढ़ा लेंगे, आप सरमायाकारी नहीं होगी। पहले आपके ये 3 रेशोज तो अपनी सही करें। देखिए फी का आमदनी में आपको बताऊं, हम ये बात कर रहे हैं हम 20 की बड़ी मईशत होगी, बिल्कुल जो करें आप मर्जी, मैं कुछ नहीं कहता। उसी रिपोर्ट में ये लिखा है कि 189 मुल्कों में से 151 मुल्कों में फी का आमदनी हमसे बेहतर होगी। तो हमें पुअरेस्ट ऑफ द पुअर कंट्री बताया जा रहा है। तो हमारे मुल्क के पास बहुत वसाइल है, बेइंतहा वसाइल है, हमारे पास कॉम्पिटेंट लोग मौजूद हैं, कॉम्पिटेंट पार्लियामेंट्री मौजूद है, हुकूमत में कॉम्पिटेंट लोग मौजूद हैं। सिर्फ ये जो फ्यूडल कल्चर है इसको तोड़ने की जरूरत है। और जो आदात की हम बात करते हैं, जो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज आदात है कि टैक्स GDP 20%, सेविंग्स GDP जो हमारा 12% है, हमारा सेविंग्स कम से कम 25%, इन्वेस्टमेंट 30%। ये चीजें हम ठीक नहीं करते, तालीम सेहत को नहीं करते, तो कुछ चीजों को आपने बेहतर किया और 4 को खराब कर दिया, तो वो जाहिर है अल्टीमेटली हम आगे नहीं बढ़ रहे। तो मुझे ना कॉम्पिटेंस पे शुबा है लोगों के, न पाकिस्तानियों की सलाहियत पर है, लेकिन ये हम साइकिल तोड़ने में नाकाम रहे हैं फ्यूडल कल्चर का। तो सर फ्यूडल कल्चर ये सियासी जमातें तोड़े ना, ये खुद उसका शिकार है ना। राइट, लेकिन नहीं ना काम सही बातें करें लोगों को, जो बातें की कितनी रियलिस्टिक है, इनके वाले साहब इसके भी बातें करते थे, लेकिन क्या ये पीपल्स पार्टी वालों को कह सकते हैं कि वो चीजें इम्प्लीमेंट कर दें जो वो कह रहे हैं? मुझे इनकी पार्टी के बहुत सीनियर आदमी ने कहा कि ये सब जो बातें करते हैं कौन सुनता है इनकी बात। ये मैं आपको बता रहा हूँ, तो हमारी अच्छी बातें लोगों को पता है, लेकिन पार्टियों में फ्यूडल कल्चर है, हम इसको एक्सेप्ट कर लें। और मैंने आपको बताया कि तहरीक इंसाफ ने अभी तक जो है जो अपना मंशूर दिया था एग्रीकल्चर पर और जो दिया था DC रेट, वहां तो ये लिखा था कि DC रेट जो नहीं कम हो उसको कौमी मिल्कियत में ले ले, वो तो बढ़ाने के लिए तैयार नहीं है। तो कौन सी तब्दीली की बात कर रहे हैं? ये जो कुछ आज आप कर रहे हैं, हंगामा आराई कर रहे हैं, इसमें CPEC से आपकी क्या किस्मत बदल गई? रोज आप दुनिया को मैसेज दे रहे हैं हम चोर हैं, हम चोर हैं। तो जो काम अदालतों को करने दें, आपने सड़कों पर आके मुल्क को बदनाम कर रहे हैं। तो मेरा सिर्फ कहना यह था कि वसाइल के बावजूद ये फ्यूडल कल्चर और ऐसे वायदे करना जो कि पूरे होने वाले नहीं है, ये हमें कहीं नहीं ले जाएंगे। बहुत संजीदगी से जरूरत है कि इस मुल्क को ताकतवर मुल्क बनाए, खुशहाल मुल्क बनाए, खाली ग्रोथ रेट पर बात न करें। सेनेटर साहब, आई होप कि आपको ऑडियो आ रही होगी, तमाम बातें आपको बल्कि मुखातिब करके डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी ने अपने रिमार्क्स बताए हैं, पेश किए। तमाम बातें अपनी जगह पर हैं, लेकिन गवर्नेंस पे जब एट द एंड ऑफ द डे बात आ जाती है, यहाँ पर तमाम सूबे, चारों सूबों की परफॉर्मेंस अलग अलग है, अलहदा है, सम बेटर और सम वर्स। यहाँ पर बताइएगा, इधर रोशनी डालिएगा, इसकी जानिब कितना काम किया जा रहा है। एंड सेकेंडली जो डेफिसिट्स हैं और जो एक इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन की भी बात हुई है, यहाँ पर भी तो सूबे खुद कफील हो गए अब, तो इस सिलसिले में क्या किया गया है, अगर सिंध की बात कर ली जाए पर्टिकुलरली? देखिए, मैं अर्ज करूँ, अव्वल तो यही फ्यूडल्स थे जिन्होंने लैंड रिफॉर्म्स 100 एकड़ की पास की थी, और
फिर वो दूसरे आए जिन्होंने कहा कि ये खिलाफ इस्लाम है, तो वो जमीनें वापस कर दी गई। तो जब तक लैंड रिफॉर्म्स नहीं होंगी ज़रूरी सेक्टर जो है वो नहीं उठ सकता। और हमने सपोर्ट प्राइसेस बढ़ाए, सपोर्ट प्राइसेस के जरिए ग़िज़ाई पैदावार बढ़ी। जो क्रैश हुआ है सबसे बड़ा वो कॉटन के अंदर 29% ड्रॉप एक साल के अंदर हुआ है, जिससे मईशत बैठी। दूसरे ये कि पैदावारी लागत के बारे में आप क्या करेंगे, बिजली के बारे में क्या करेंगे। सूबे सिंध के अंदर 1500 मेगावाट के सोलर और 2600 मेगावाट के जो है वो विंड एनर्जी वो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। 750 मेगावाट के प्रोजेक्ट्स इस वक्त लाइन पे भी आ चुके हैं। अच्छा, अब मैं आपको जरा सा बॉर्डर के पार बताऊं। हिंदुस्तान की हुकूमत 15,000 मेगावाट खरीद रही है सोलर एनर्जी की, ₹2.40 पर किलोवाट आवर पे, जो कि पाकिस्तान के अगर उसमें रेट से लें ₹4 पर किलोवाट आवर ये रेट आता है सोलर एनर्जी का। अब जैसे कि मैंने कहा सिंध में हम 1500 मेगावाट के प्रोजेक्ट चला रहे हैं, तो क्या सूरज सिर्फ हिंदुस्तान पे चमकता है, पाकिस्तान पे नहीं चमकता? तो ये दरामदी कोयले के ऊपर, जबकि हमारा अपना कोयला थर में इंशाअल्लाह अगले महीने निकलना शुरू हो जाएगा, दरामदी कोयले के ऊपर ₹14, ₹15 पर किलोवाट आवर की बिजली, ये किस तरीके से हमारी इंडस्ट्री को चला सकती है और किस तरीके से हमारी इंडस्ट्री जो है वो आलमी मुकाबले के अंदर खड़ी हो सकती है। इसी तरीके से ज़रूरी शोबे के जो मसाइल हैं, जो पानी के तकसीम के अंदर गड़बड़ हो रही है, जो फर्टिलाइजर हमसे आधी कीमत पे DAP वो इंडिया में मिल रहा है, आधी कीमत पे बांग्लादेश के अंदर मिल रहा है, यूरिया हमारी गैस से बन रहा है, हमारा यूरिया क्यों दुगना तिगना है दूसरे उससे। तो ये चीजें जो हैं इसको रैशनलाइज करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर पैदावार है और पैदावारी लागत कम है तो आप आगे बढ़ सकते हैं, और पैदावारी लागत कम होना ठीक है। मैं जो सीधी बात सर कि वक्त हमारे पास मुख्तसर है, लेकिन नंदलेस आपके व्यूज, आपका मौक़िफ़ हमें मिला है। वेरी ग्रेटफुल। हमारे तमाम मेहमान ग्रामी, तमाम पैनलिस्ट, डॉक्टर मिफ्ताह इस्माइल हमारे साथ हैं, डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी इस्लामाबाद स्टूडियो से, सेनेटर ताज हैदर साहब ने हमें ज्वाइन किया था। वंस अगेन वेरी ग्रेटफुल फॉर एवरीवन्स प्रेजेंस। कैसा लगा डिस्कशन? हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे ये बताइएगा। कंसर्टेड एफर्ट, बजटरी इक़दाम अपनी जगह मौजूद है, लेकिन 6% की भी ग्रोथ, ऑल्दो वो बात कमेंडेबल अपनी जगह पर मौजूद होगी, लेकिन हमारे लिए अभी भी नाकाफी है। लिहाजा इन तमाम अहदाफ को हम लोगों ने कलेक्टिवली मिलकर अचीव करना है। वफाक सूबे जिनकी भी जो रिस्पेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो पूरी करनी होंगी, और अपने अपने तौर पे अपने जो कैरेक्टर्स हैं और रोल्स हैं उनको अदा करना होगा, विदाउट द अननेसेसरी ब्लेम गेम। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।